जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एक ये नई श्रृंखला है जिसको हम लोगों ने शुरू की है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक या थंबनेल में जैसा दिखाया गया है 50 क्वेश्चंस, AKTU MCQ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें डेफिनेटली इसी तरीके के या इस एरिया से घूमते हुए आपको क्वेश्चन 100% हिट करेंगे। आप इनको प्रैक्टिस करिए, इनके आंसर का रीजन जानिए, जो मैं डिस्कस करूंगा और आपको आंसर बताऊंगा। तो आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए, आप लोग अपना टेस्ट भी इसको प्रैक्टिस के तरीके करिए कि कौन सा आंसर आपका सही है। लेट्स स्टार्ट विथ, क्योंकि मुझे हम लोग को जल्दी कवर करना है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आंसर के ऊपर बात करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज व्हाट? ऑलवेज डैश डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज, स्टैटिक फ्रिक्शन जो रेस्ट पे है वो ऑलवेज लेस देन और ग्रेटर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन। जो वो फ्रिक्शन है दैट इज ग्रेटर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि मैं एक पेन ले लेता हूं, तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड सी। फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ टी 100 into 150 into 50 फॉर्म इट बॉटम। सो आप टी सेक्शन बना लीजिए और टी सेक्शन आपका इस तरह से बन जाएगा। और टी सेक्शन पे जब आप बनाएंगे तो कह रहा है कि 100 mm ये है, 150 आपका ये है एंड 50 mm इसकी ब्रेड्थ है। सो दैट्स व्हाई इस फॉर्म इट्स बॉटम इज तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका सिमेट्रिक सेक्शन आपका y होगा। तो यहां कहीं आपका फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू आप कर लेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 करेंगे तो आपको हम बेसिक फंडा बता दे रहा है अपॉन a1। तो a1 प्लस a2, तो ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा मान लीजिएगा रेक्टेंगल और दोनों से निकाल लीजिएगा। सो दैट्स व्हाई आंसर इज सी। इसका भी आंसर आप इसी फॉर्मूले पर रखेंगे। A1 एरिया कैसे निकालेंगे, दिस इज 100, आपका ये क्या हो जाएगा 100 और ये आपका कितना हो जाएगा 1 ये इंटू 150, तो ये आपका क्या हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा आपका 50। So that's why we can find out the value of center of gravity of the T section. Dynamic friction is as compared to static friction is, डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई डायनेमिक फ्रिक्शन is less than the static friction. The process of finding out the resultant force का फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द, तरीका ये होता है रेजोल्यूशन। हम लोग को रेजोल्यूशन घटक बांटते हैं जिनको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्ट आपके किसी सिस्टम में फोर्सेस हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं, उनको क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं। सो दैट्स व्हाई द रेजोल्यूशन इज द आंसर। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट फ्रिक्शन फोर्स के फॉर ड्राई सरफेस के बिहाफ पे फ्रिक्शन फोर्स का कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है। प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल लोड बिटवीन द सरफेस, सही बात है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल लोड से, तो ये तो गलत नहीं हो सकता है। सेट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस, बिल्कुल हमारा मटेरियल मान लीजिए वहां पे ग्लास है, वहां पे हमारा रफ है या स्मूथ सरफेस है, तो सरफेस पे डिपेंड करता है, ये दोनों तो सही है। प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे कभी नहीं डिपेंड करता फ्रिक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही है, कभी फ्रिक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट के एरिया पे। सो दैट्स व्हाई which of the following are vector quantity, so that's why in the physics they are the two quantity, vector quantity and the scalar quantity. So that's why the quantity which have the magnitude as well as the direction, that quantity is known as the vector quantity. If you are only the magnitude, that is called the scalar quantity. So that velocity, acceleration, displacement, so इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, displacement, velocity, acceleration are called the vector quantities. So all of these are called the vector quantity. On the ladder resting on the ground and laying, एक लैडर है जो रेस्ट करती है, तो मतलब एक लैडर का चित्र बना देते हैं और इस तरह से ग्राउंड है, तो दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड और दिस इज कॉल्ड द वॉल, स्मूथ वॉल। तो यहाँ ग्राउंड पे क्या कर रही, रेस्ट कर रही, जो जब रेस्ट कर रही तो ना ये हिलेगी ना डुलेगी, तो ना ऊपर हिलेगा ना ऊपर डिलेगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। सो दैट्स व्हाई इसमें क्योंकि शब्द पकड़ना है आपको, रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, जब रेस्ट कर रही है तो इसका कोई पोर्शन नहीं हिलेगा, और जब पोर्शन नहीं हिलेगा तो पूछ रहा है स्मूथ वर्टिकल वॉल पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड जीरो।
यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 0 होगा। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई बहुत सिंपल है, इसको बताने की जरूरत नहीं, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन। फोर्स क्या है? न्यूटन है। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज कॉल्ड F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ये भी बताया हुआ है, यूनिट 3 में आपको बताया हुआ है। तो सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है आपको मालूम है, एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम दैट इज कॉल्ड IXX प्लस परपेंडिकुलर थ्योरम, यही लगाते हो आप y। सो क्या होता है पाई डी की पावर 4 बटे 32 प्लस पाई डी की पावर 4 बटे 64। तो ये 64 और ये 64 आप जब लगा देते हो सो पाई डी की पावर 64 आपका क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन। आ सर्कुलर होल 50 mm का एक सर्कुलर होल है, ये फिगर आपको दिखाया गया है। इस कट फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क से इससे काट लिया जाता है 100 mm के। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, आप कैलकुलेट करें, क्योंकि आंसर जो है वो आपके लैंग्वेज के फॉर्म में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप याद रखिए, जब बहुत बड़ी फिगर से कोई एरिया निकाला जाता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी साइडेड एरिया में ही लाई करेगा। साइडेड एरिया में लाई करेगा, इट्स मीन इन द साइडेड एरिया द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई। तो मतलब क्वेश्चन 10 ये पूछना चाहता था सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस फिगर का कहां लाई करेगा, तो वो साइडेड एरिया में लाई करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ डेफिनेट। सेकंड 11th क्वेश्चन, द लाइन ऑफ एक्शन द फोर्स विच मीट एट अ वन पॉइंट, कोई फोर्स है जो एक पॉइंट पे मीट करता है देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट। अच्छा मान के चलते हैं कि एक कुछ फोर्स है विच मीट एट अ वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब नहीं एक प्लेन पे उनका नहीं लाई करता, उस तरह के प्लेन क्या कहते हैं? नॉन कोप्लानर होते हैं। तो दैट इज डू नॉट लाई, मतलब ऐसे फोर्स जो नहीं लाई करते प्लेन पे वो नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट एक ही पॉइंट से निकले हुए। whenever a force act on a body and body undergo a displacement, कभी कभी क्या होता है कि whenever a force act on a body, बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है, बॉडी अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेसमेंट के तहत जाती है, देन व्हाट इज दिस? तो ये बहुत सिंपल है, कभी फोर्स लगाते हो फोर्स के साथ क्या होता है बॉडी मूव कर जाती है, दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क is equal to force into displacement, so that work is said to be done is force act on a body and undergo a displacement, that is called the work. Answer is correct. 13, the force required to the force required to move the body up the plane will be minimum, it make an angle with the inclined plane। अच्छा कितना फोर्स रिक्वायर्ड करिए बॉडी अप द प्लेन, प्लेन के ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं इस तरह से डिफाइन करूं बेटा कि कितना फोर्स, इस तरह एक बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इस पे बॉडी रखी हुई, तो कह रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप, बॉडी के ऊपर मूव करने विल बी मिनिमम, कितना मिनिमम लगाना है? इट मेक एन एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या हुआ इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल मिनिमम लगाना है, तो उसका इंक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना मिनिमम एफर्ट लगाने के लिए। इफ अ नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग एट एन पॉइंट देयर रिजल्टेंट विल बी एंगल, बहुत पॉइंट आपको मालूम है मैंने यूनिट 1 में कराया है, बहुत फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आते, रिजल्टेंट निकाल लेते थे, लेकिन वो रिजल्टेंट लगता कहां था, उसका एक फॉर्मूला होता था tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v बाई एच, सो दैट्स व्हाई 14 का आंसर बी हो जाएगा, दैट इज 14 का बी। 15, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक ऐसे फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर है एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इस तरह एक डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में तो पैरेलल है, और एक ही प्लेन में हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स कहे जाते हैं, लाइक क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो लाइक है, और जब एक डायरेक्शन में उनका नहीं है लेकिन पैरेलल है, मतलब इस तरह से मान के चलते हैं कि इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ सारे हैं, सो इट्स मीन इट इज अ लाइक पैरेलल फोर्स, लेकिन इनमें से कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगे। mi of hollow circular section about center axis perpendicular to section as compared to mi, वो क्या होता है 2 टाइम्स होता है, पाई बाई टू डबल, क्योंकि डबल क्यों होता है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन क्या होता है पाई डी की पावर 4 64, और जब इसको 1/2 आधा करते हो, 1/2 से इसको 2 से डिवाइड करते हो 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो दैट्स व्हाई पाई बाई 32 पाई डी की पावर 4 32, तो डबल हो जाता है mi हॉलो सेक्शन का। इफ 3 फोर्स एक्टिंग इन अ डिफरेंट प्लेन, कोई भी 3 फोर्स हैं डिफरेंट प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल
तो वो नॉन इक्विलिब्रियम में होंगे। कभी भी तीन फोर्स नॉन ट्रायंगल